Scientists say that climate change is making these heat waves more frequent, causing things like droughts and wildfires. सैलाब को आकर गुजरे 6 माह से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन सूबा सिंध के कई इलाकों में पानी अब तक नहीं निकल पाया। हेलो, मेरा नाम फैजान मोहम्मद है। आज हम बात करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड सिचुएशन ऑफ रिवर्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि 4th मिलेनियम BC से उसका मैच्योर पीरियड शुरू होता है, उसके ज़मन में क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी और सिचुएशन ऑफ रिवर्स क्या थी। तो इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। पहले प्रेजेंट पे आएंगे, फिर नियर पास्ट और फिर एंशिएंट पास्ट पे आकर हम डिटेल में उसके बारे में बात करेंगे। इसके 2 पार्ट हैं वीडियो के, एक क्लाइमेटिक कंडीशन है और एक रिवर सिचुएशन है। तो सबसे पहले जब हम आते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस पर, तो क्लाइमेटिक कंडीशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ब्रॉन्ज एज इन द सिविलाइजेशन। अगर हम प्रेजेंट डे क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात करते हैं तो कोपेन गीगर ये एक क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ की डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस की क्लासिफिकेशन की गई है। इसमें जो हमारा पर्टिकुलर इंटरेस्ट सिंध और पंजाब, साउथ पंजाब और ये बलूचिस्तान, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कोर एरियाज़ हैं, यहाँ पर हमारा फोकस है। और इसका क्लाइमेट ये BWH बता रहा है। BWH क्या है? BWH को अगर हम देखते हैं तो ये हॉट डेजर्ट और वार्म क्लाइमेट हो गया। अजीब लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इस किस्म के डेजर्ट क्लाइमेट में सरवाइव की होगी, और स्कॉलर्स को भी ये बात अजीब ही लगी। हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स ओवर सिंध इन एन ओवरली कार्बनाइज्ड फ्यूचर सिनारियो। ये वैसे फ्यूचर सिनारियो पर है। 1971 से इस रिपोर्ट में डेटा ऐड की गई है और उसके बेसिस पर उन्होंने फ्यूचर प्रेडिक्शन की है 2050 तक की। इस रिपोर्ट में समर, विंटर, रेनफॉल, विंड पैटर्न्स, टेम्परेचर जो भी सारे स्पेशली सिंध रीजन को अफेक्ट कर रहे हैं वो उसमें बताए गए हैं कि गर्मियाँ होती हैं मई से अगस्त, 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। विंटर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। दिसंबर से जनवरी तक विंटर्स होती हैं। एनुअल रेनफॉल 7 इंचेस का है। जुलाई से अगस्त तक गर्मियों में जो बारिश होती है। साउथ वेस्टर्नली मॉनसून विंड पैटर्न है, मतलब कि इंडियन ओशन और अरेबिक सी से हवाएं आती हैं, बारिशें लाती हैं, जो मॉनसून सीजन गर्मियों में होता है। मिड फरवरी से एंड ऑफ अक्टूबर तक बहुत बड़ी विंडो है। इतना होती नहीं है बारिशें, लेकिन ये एक बड़ी विंडो है, इसके अंदर बारिशें आती हैं। उसके अलावा सर्दियों में कूल नॉर्दर्नली विंड ब्लोज। सर्दियों में जो है नॉर्दर्न एरिया से विंड ब्लो होती है। सर्दियों का मौसम नवंबर से लेकर जनवरी तक है। मॉनसून बारिशें 2 किस्म की होती हैं। साउथ वेस्टर्न मॉनसून जो मैंने बताया था इंडियन ओशन से आती हैं, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से सर्दियों में आती हैं। एनुअल रेनफॉल वही, अगर हम इसको मिलीमीटर में करें तो वही 150 से 180, 6-7 इंचेस बनते हैं। और पानी सबसे ज़्यादा इस इलाके में पहले तो बारिशों में होता है, मॉनसून सीजन में होता है, और उसके बाद स्प्रिंग और समर में जब स्नो मेल्ट होती है, ग्लेशियर्स मेल्ट होने की सूरत में भी पानी आता है। प्रेजेंट क्लाइमेट में ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने की। उसी जो हमारे पास रिपोर्ट है पाकिस्तान मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की, जो 1971 से उन्होंने डेटा कंपाइल की है और 2050 तक की प्रेडिक्शन कर रहे हैं। उसी रिपोर्ट में ये वार्म डेज भी बताए गए हैं, रेशियोज के नियर पास्ट हिस्टोरिकल में जो हमारे पास गर्मियाँ होती हैं वो मोस्टली अपर सिंध में होती हैं, और फ्यूचर में ये गर्मियाँ यहाँ पर लोअर सिंध में जो कराची और थर पार्कर एरियाज़ में फ्यूचर में होंगी, 30 साल में होंगी, और 22% इवन इंक्रीज होंगी। और ये बहुत ही वरीसम बात है, क्योंकि अगर हम देखें कि हीट वेव्स जो आती हैं हमारे पास, उनमें सिर्फ कराची में शहर है, तंग आबादियां हैं, तो वहाँ पर 2015 में 2000 लोगों ने अपनी जान गवा बैठे। हालांकि हीट वेव का साइकिल जो था, लेकिन हमारे पास ज़्यादातर गर्मियाँ अपर सिंध में होती हैं, और फ्यूचर में ये गर्मियाँ क्योंकि लोअर सिंध में होंगी, कराची और थर पार्कर मोस्ट अफेक्टेड एरियाज होंगे, तो उससे ये भी पता चलता है कि आप देखें कि उस टाइम पर क्या सिचुएशन होगी कराची में, थर पार्कर में। मेरे ख्याल से ये बहुत ही मेजर माइग्रेशन पैटर्न को ट्रिगर करेगा, और अगर इसके बारे में जल्दी
जल्दी काम नहीं किया गया तो ये बहुत ही मसला क्रिएट होगा। ये तो प्रेजेंट डे सिचुएशन है और उसके बेसिस पर इन्होंने रिपोर्ट में बताया है। ये मैंने आपके लिए मैप रखा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कहते हैं कि ये लो प्रेशर सिचुएशन है, यहाँ पर हाई प्रेशर सिचुएशन है। जो मेडागास्कर के ऊपर ये इलाका है जहाँ पर हाई प्रेशर सिचुएशन है गर्मियों में, वहाँ से जो बारिशें होंगी और जो विंड पैटर्न होगा वो इस तरफ डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये बारिशों का पैटर्न होगा और इसके नतीजे में ये सबसे पहले तो इंडिया में वेस्टर्न घाट में जाकर हिट करेंगी। उसके बाद यही हवाएं जो हैं ये यहाँ से होकर बे ऑफ बंगाल से इस तरफ से इंडिया की इस ईस्टर्न साइड से ये आकर यहाँ हिमालय में हिट करती हैं और इस तरफ जाती हैं। ये गर्मियों में, समर्स में, मॉनसून सीजन में ये बारिशों का पैटर्न होता है। सर्दियों में क्या होता है कि नॉर्दर्न, क्योंकि यहाँ पर ये हिमालयाज के पहाड़ हैं तो जैसे हवाएं आती हैं यहाँ से हैं, यहाँ से फिर ये इधर हिट करती हैं तो यहाँ से फिर ये वापस सर्दियों में इस तरफ जाती हैं। तो सर्दियों में नॉर्दर्नली विंड पैटर्न होता है और गर्मियों में साउथ, प्रॉपर इसका टर्म है साउथ वेस्ट। ये साउथ वेस्ट पैटर्न है और ये इसका है नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ ईस्ट पैटर्न है। हमारे सिंध में और इस लोअर इंडस वैली में जब बारिशें होंगी तो ये पहले इधर आके हिट करेगी मॉनसून में। ये यहाँ पर पहाड़ हैं, पहाड़ से ये डिफ्लेक्ट होगी हवा और ये गुजरात कॉरिडोर से इंटर होगी, तभी थर पार कर अभी तक ड्राई है हवा, फिर इस तरह से इंटर होगी। और यहाँ से बे ऑफ बंगाल पे ये हिमालयाज के पहाड़ हैं, यहाँ हिट किया, सबसे ज्यादा बारिशें यहाँ होंगी। उसके बाद ये इधर आएंगे, जब तक ये थर पार कर तक पहुंचेंगे बादल तो ये इनमें नमी कम हो गई होगी और बारिशें कम होंगी। ये हमारा प्रेजेंट डे सिनारियो है जिसकी वजह से द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थर पार्कर रीजन देखते हैं और हमारा लोअर इंडस जो अभी तक बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि ड्राई कंडीशंस में है। उसके बाद हम क्लाइमेटिक कंडीशंस इन नियर पास्ट देखते हैं और नियर पास्ट में मेरे पास ये किताब है जॉन मार्शल की, एडिशन 1931 वॉल्यूम 1, मोहनजोदड़ो एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस किताब में बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन अगर क्लाइमेट पर हम बात करते हैं तो जॉन मार्शल अपनी उस दौर की 1929 का सर्वे बता रहे हैं और 1929 के सर्वे में भी वहाँ पर एवरेज रेनफॉल जो थी वो 6 इंचेस थी। तो आप देख सकते हैं कि 6 इंचेस अगर 1929 में थी मतलब कि 100 साल हो गए हैं, लेकिन जो कंडीशन है क्लाइमेट की वो राउंड अबाउट सेम रही है। उसके बाद एक छोटा सा फर्क है, वो ये बता रहे हैं इनके पास हालांकि वो टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन इन्होंने जिस तरह से वहाँ लिमिटेड टेक्नोलॉजी उस 100 साल पहले थी, तो डॉक्टर C.W. नॉर्मन, डायरेक्टर ऑफ इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उनकी उन्होंने रिपोर्ट कंपाइल की है और कहा है कि सिंध और बलोचिस्तान में तकरीबन एरिड सिचुएशन है, एक जैसा क्लाइमेट है लेकिन बारिशों का पैटर्न थोड़ा चेंज है। उन्होंने हैरत जाहिर की कि सिंध में जो बारिशें हैं वो मॉनसून में ज्यादा होती हैं, बलोचिस्तान में बारिशें विंटर में ज्यादा होती हैं। आज हमें पता है, जिस तरह से मैंने पहले बात की, क्यों होता है, हवा का साइकिल कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। उस वजह से नेचुरली जब हमारे यहाँ पर मॉनसून ही हिट कर सकता है ज्यादातर सिंध में और बलोचिस्तान में नॉर्दर्न विंड ही हिट कर सकती हैं, तो सर्दियों और गर्मियों में बारिश डिफरेंट होगी। अब जॉन मार्शल कहते हैं बेस्ड ऑन इस सरप्राइज इम्पॉसिबल होगा कि अर्बन सेटलमेंट्स इस किस्म के जो आज का क्लाइमेट है, इतना हार्श, एरिड और वार्म क्लाइमेट है, यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स किस तरह से हो सकती हैं। क्लाइमेट तो अच्छा होना चाहिए। कहीं पर अंग्रेज आते थे, उनके हिल स्टेशन होते थे इंडिया में, मरी हो गया, शिमला हो गया, वहाँ पर आकर जाकर रह जाते थे क्योंकि क्लाइमेट ऐसा था। इवन पहले पास मुस्लिम कॉन्करर्स आते थे, बाबर और ये वो, इनको भी बड़ा मुश्किल होता था यहाँ पर रहना और ये वापस चले जाते थे अपने ठंडे इलाकों में। तो ये कह रहे हैं इम्पॉसिबल है इस किस्म की एक अर्बन सिविलाइजेशन जहाँ पर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर इस टेम्परेचर में, जहाँ मोहनजोदड़ो को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड मोहनजोदड़ो में टेम्परेचर आ रहा है, तो कह रहे हैं कि किस तरह से ये सर्वाइव हुआ होगा। तो अब ये उनकी अपनी प्रेडिक्शन है, अंदाजा है, अंडरस्टैंडिंग है कि 20 इंचेस पर एनम बेस्ड ऑन उस टाइम की साइंटिफिक रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि 20 इंचेस तक तो होगा बारिश, मतलब बारिश, क्लाइमेट ज्यादा होगा, नमी होगी, बारिशें होंगी, ग्रीन वैली होगी। 3600 से 1900 BC तक, 4th मिलेनियम BC तक तो ये कह रहे हैं कि कंडीशंस इस तरह से होंगी। अब 20 इंचेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज के दौर में जो हमारे सवात रीजन हो गया और नॉर्दर्न रीजन हो गया, वहाँ पर इतना होता है।
तो आप समझ लें कि वहाँ पर कितनी हरियाली है कि वो कह रहे थे कि यहाँ पर इतना होगा। उस सिलसिले में इन्होंने सबसे पहले मिडिल एजेस पर आकर बात की है, क्योंकि वो तो 4000 साल पहले की बात है। जैसे अंग्रेज़ यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मुग़ल हुकूमत के जो ये पढ़े लिखे बंदे थे उनको कहा कि आप लोग अपनी लाइब्रेरी से हमें ये इन्फॉर्मेशन दें इंडिया के बारे में। तो उन्होंने ये देखा कि ये एक आराइश महफिल से और मीर मासूम ऑफ बखर इनके सोर्सेज थे। रावर्टी उनके बहुत बड़े ये आर्कियोलॉजिस्ट और समझ लें कि क्लाइमेट पर एक्सपर्ट थे उस दौर में, कोई इनकी की पोस्ट भी थी वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि ये मुस्लिम्स राइटर्स ने 14th सेंचुरी तक कहा है कि यहाँ पर मुल्तान में इवन 14th सेंचुरी में 700 साल पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिशें होती थी। जहाँ पर जो मुल्तान का रीजन है ये जो अभी ड्राई जोन में है, कहते थे कि वो 14th सेंचुरी में वो ड्राई जोन में नहीं था, वो बिल्कुल ही ग्रीन और फर्टाइल एरिया था, वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती थी। वो इवन बताते हैं कि किस तरह से ये पंजाब के दरिया फ्लो करते थे और ओवरफ्लो हो जाते थे और बारिशें इतनी ज़्यादा होती थी। ये 700 साल पहले की ये बात बता रहे हैं। इंसिडेंटली 14th सेंचुरी यही कोइंसाइड करता है हमारे जो बम्भोर रीजन है जो ठट्टा में है, लोअर सिंध में है यहाँ पर, तो वो इलाके भी सूखना शुरू हो गए। बस उसके बाद जो गगर हाकरा का रिवर है वो भी ड्राई अप होना शुरू हो गया था। यही हमारे जॉन मार्शल हैं, यही आर्ग्यूमेंट रेस करते हैं कि देखें जब यहाँ पर पर्शियंस आए थे तो उन्होंने कहा था कि सिंध और पंजाब, ग्रीक्स भी आए थे उन्होंने कहा था सिंध और पंजाब, कि यहाँ पर इनको बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स मिली थी और ये कहते थे पर्शियन से हमारे सूबे जो हैं मुसिकॉन्स उनको कहते थे कि हमारे उन सूबे बहुत ही ग्रीन हैं, बहुत ही लश हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैप आपको बता रहा हूँ ये तो बुद्धिस्ट किंगडम ऑफ सिंध का है, आप कह लें 500 AD, लेकिन ये राउंड अबाउट यही सिचुएशंस हुई होगी 500 BC 300 BC। अलोड़ रीजन जो अपर सिंध है, मुल्तान रीजन, सिविस्तान, ब्रह्मनाबाद, ये सारे इलाके थे। तो वो कहते थे कि ये बड़े खुशहाल इलाके थे, जाहिर बात है ग्रीनरी होगी, आज के बैरन इलाके तो नहीं होंगे, एरिड। तो ये जॉन मार्शल आर्ग्यूमेंट रेस करते हैं और ये कहते हैं कि बस फिर ग्रीक्स के आने के बाद जो ग्रीक स्कॉलर्स ने जो मकरान की कंडीशन बताई थी और इतनी हालत हो गई थी उनकी आर्मी की, तो वो कहते हैं बस इसके बाद उन्होंने मौसम चेंज हो गया था और क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हो गई होंगी। जो एविडेंस जॉन मार्शल बताते हैं उनके हिसाब से क्यों ये इतना 20 इंचेस होगा, पहले तो ये कहते हैं कि मुल्तान में ये जो बेल्ट था और बारिशें वो ईस्ट से आती थी मुल्तान में, मुल्तान वेल विद इन ग्रीन जोन था, ड्राई जोन नहीं था। और कहते थे अगर 14th सेंचुरी में इस तरह से हुआ है तो उससे पहले 4000 साल पहले जब इंडस वैली का टाइम था तो हो सकता है कि यही पैटर्न थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ हो और ये सिंध रीजन में भी इसी किस्म की ग्रीनरी और हरियाली हो जो आज बहुत ही ड्राई एरियाज हैं जैसे मोहनजोदड़ो हैं, तो वो उस दौर में वो इतने अच्छे इलाके हों। तो अब उन्होंने ये कुछ एविडेंसेस रेस करने की कोशिश की है अपने आर्ग्यूमेंट को बताने के लिए कि बारिशें अच्छी खासी हुई होंगी उस दौर में और इस किस्म के सहराई कंडीशंस में तो सिविलाइजेशन बनी नहीं सकती। तो उन्होंने पहली एविडेंस ये दी कि जो ब्रिक्स हैं मोहनजोदड़ो को अगर हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो ईंटें जो हैं वो बेक्ड हैं, फायर्ड हैं, पक्की हुई ईंटें हैं, कच्ची ईंटें नहीं हैं। अगर यहाँ पर मौसम इतना ही गर्म होता जितना आज है तो सन ड्राइड, एयर ड्राइड मड ब्रिक्स होती, वो ज़्यादा ठंडी होती हैं। जो कच्ची ईंटें होती हैं मट्टी की बनी हुई होती हैं उनमें ज़्यादा सर्वाइवल चांसेस होता है। इतनी गर्मी में ऐसे बड़े शहरों में तो सर्वाइवल ही मुश्किल था। आप समझें कि 4000 साल पहले पंखे भी नहीं होंगे, किस किस्म से उन्होंने शहरों में सर्वाइव किया होगा, बंद कमरों में किस तरह से रहते होंगे। अगर कंडीशंस अच्छी नहीं होंगी, इतनी बारिशें और इतनी ग्रीनरी और इस किस्म की कंडीशंस, डैम्प कंडीशंस नहीं होंगी, ड्राई और एरिड कंडीशंस में तो उनका सर्वाइवल मुमकिन ही नहीं हुआ होगा। तो ये उन्होंने पहली एविडेंस दी। दूसरी एविडेंस जॉन मार्शल ने ये दी कि एनिमल मोटिव्स मिले हैं सील्स पर। जो वहाँ पर सील्स मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली साइट्स में जो भी सील्स डिस्कवर हुई हैं छोटी छोटी, उनमें जो उनकी इंडस राइटिंग है ऊपर और उसके नीचे वहाँ पर कोई किसी जानवर का मोटिव, किसी जानवर की ड्राइंग दी गई है। तो उन्होंने कहा कि अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, जो उन्होंने एक्सोटिक एनिमल्स की जो भी ड्राइंग है जिस तरह से टाइगर हो गया, राइनोसोरस हो गया, एलिफेंट हो गया, ये सारे फॉरेस्ट इलाके के हैं, उस किस्म के
मॉइस्ट क्लाइमेट, डैम क्लाइमेट में इस तरह से फॉरेस्ट में ऐसे जानवर होते हैं, और ये कोई सहराई जानवर तो है नहीं, ज्यादातर उन्होंने इस किस्म के जानवर नहीं होते और दूसरे किस्म के होते। फॉर एग्जांपल लायन है, तो कह रहे हैं कि लायन जो है वो हमें पता है अफ्रीका में सेवाना, बड़े बड़े घास वाले मैदान वहां पर होता है, और ये जंगलों में लायन नहीं होता, मैदानों में होता है। तो ज्यादातर टाइगर की जगह लायन होता। तो उन्होंने ये भी एक एविडेंस को बताया है कि उस किस्म का कंडीशन, वहाँ की क्लाइमेट अच्छा था, तभी इस किस्म के जानवर इनमें मोटिव्स में हैं और लायन वगैरह नहीं है। अब पहली और दूसरी एविडेंस वो खुद ही कहते हैं कि ये वीक एविडेंस है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इनके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ब्रिक्स की बात करते हैं तो उसका एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि एक्सकेवेशन कंप्लीट नहीं हुई, और हो सकता है कि एक्सकेवेशन कंप्लीट हो, मतलब ज़्यादा एक्सकेवेशन हो, ज़्यादा खुदाई हो, तो स्लम और आउटस्कर्ट्स में जो एरियाज़ हैं वो भी हमें पता चले कि हैं, और वो लोग कच्ची ईंटें मोस्टली यूज़ करते हैं, और ये सिर्फ एक एलीट क्लास है जो यहाँ पर इस तरह से करती होगी। तो यही कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये दूसरी क्लासेस भी हों या दूसरे आम लोग भी हों, आउटस्कर्ट्स में स्लम्स भी हों, ये ईंटें भी इस्तेमाल होती हों, अभी हमें पता नहीं है क्योंकि एक्सकेवेशंस प्रॉपर नहीं हुई। दूसरा वीक आर्गुमेंट एनिमल मोटिव्स का कहते हैं कि अब जरूरी थोड़ी है कि आप फॉरेस्ट के एनिमल्स आप डाल रहे हैं तो आपका क्लाइमेट भी फॉरेस्ट होगा, यूफोरिया भी हो सकता है, मतलब कि आपको पसंद भी हो सकते हैं इस किस्म के जानवर, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो इस वजह से ये कह रहे हैं। और दूसरा ये कि लायन ईरान में तो आज भी पाया जाता है, हो सकता है कि उस जमाने में भी इस इलाकों में हो, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया, और वैसे मेंशन किया तो है लेकिन थोड़ी बहुत सील्स डिस्कवर हुई हैं। तो वो भी कहते हैं कि सील्स अगर ज्यादा डिस्कवर हो जाएंगी तो हो सकता है कि एनिमल जो लायन है उसकी भी तादाद बढ़ जाए सील्स में। ये उन्होंने कहा कि ये दोनों आर्गुमेंट इस हिसाब से वीक हैं क्योंकि इनके काउंटर आर्गुमेंट्स भी हैं। जॉन मार्शल ने कहा है कि जो थर्ड एविडेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और वो ये है कि जो एंशंट रूइंस मिले हैं बलूचिस्तान में वो तो वेल विद इन ड्राई जोन है, कोई चांस ही नहीं है कि वहाँ पर अर्बन और लार्ज सेटलमेंट डेवलप हो सकती है अगर आज का प्रेजेंट क्लाइमेट होता। सिंध में तो चले ठीक है, चल जाएगी बात, लेकिन बलूचिस्तान के इतने ड्राई एरियाज में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंटिन्यूटी चलती आ रही है बिटवीन मेहरगढ़ और यहाँ पर, तो कह रहे हैं कि वहाँ पर तो चांस ही नहीं है, पानी भी बहुत कम था उस जमाने में। मोस्टली जो साउथ बलूचिस्तान में डिस्कवरीज हुई हैं, सर ऑरेल स्टीन, ये एक हंगरी और ब्रिटिश स्कॉलर थे, तो प्रोफेसर थे, बहुत ही बचपन से शौक था एक्सप्लोरेशन का, तो इन्होंने आकर यहाँ पर साउथ बलूचिस्तान में डिस्कवरीज की, और ये जो कंटिन्यूटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन थ्रू बलूचिस्तान उसको उन्होंने ज्यादा एक्सप्लोर किया, और कालात, लसबेला, विंदर, मकरान कोस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने आकर इसको एक्सप्लोर किया। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर इन इलाकों में बहुत मुश्किल है कि अगर कंडीशंस वैसी होती क्लाइमेट की तो यहाँ पर अर्बन सेटलमेंट्स नहीं बन पाती, लेकिन क्योंकि वो रूइंस वहाँ पर हैं उन इलाकों में तो कंडीशंस ऑब्वियसली चेंज होगी। तो ये स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इस वजह से भी है क्योंकि आप इराक में भी जाएं, मेसोपोटामिया, सुमेर में, तो वो भी बड़े सहरा डेजर्ट में, उनके बड़े बड़े शहर उन डेजर्ट्स में आए हुए हैं, तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हो सकती है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात है सर ऑरेल स्टीन की, जिस तरह से मैंने बताया अंग्रेज फिर जाते थे और गर्मियों में जाकर वहां पर अच्छे इलाकों में अल्पाइन क्लाइमेट मेडोज में जाकर रहते थे, जिस तरह से कश्मीर हो गया। तो ये भी एक मोहन मर्ग एक जगह है, श्रीनगर के पास है, श्रीनगर से 15-20 किलोमीटर दूर है। तो ये सर ऑरेल स्टीन वहां पर जाकर कैंप करते थे उस पहाड़ी पर, बहुत सारे दिन वहां पर गुजारते थे। अब 2017 में जो श्रीनगर के पास वो इलाका है वहां पर इनका एक मेमोरियल स्टोन भी लगा दिया गया है कि भाई ये इधर ही होते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। वो क्या करते थे, वहां से कहते थे कि नीचे ये कश्मीर वैली है और सामने जो है सिंध वैली है। अब सिंध वैली बड़ा अजीब वहां पर एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैं लोअर सिंध से हूँ, मुझे पता है कि लोअर सिंध को लार्ड रीजन बोलते हैं। तो ये जो लार्ड रीजन है, अब वहां पर जहाँ पर ये रहते थे, जो टाइम गुजारते थे कैंप में, अब नीचे एक दरिया है, उस दरिया का नाम है सिंध रिवर, और दूसरा वहां पर जो इलाका है वो लार्ड रीजन है। अब वहां पर टाउन हो गया है लार्ड टाउन सिंध रिवर, और ये सिंध रिवर उनका जो है वो जाकर ये अमरनाथ एक टेम्पल है वहां पर बहुत बड़ा, तो वहां से टेम्पल के पास से ये गुजरता हुआ सिंध रिवर जो है वो सतलज में जाकर एंटर करता है।
जाता है। सिंधु दरिया को एक सिंध रिवर कर दिया और लोअर इंदस के जो लाड़ रीजन है वहां पर भी एक लाड़ जगह बना दी। अब ये तो डिस्प्यूटेड है कि पता नहीं है कि ये इन्होंने किया है। मुझे लगता है पर्सनली कि इन्होंने इमेजिन किया होगा कि ये सिंध वैली है, जो उन्होंने इंदस वैली को सिंध वैली कर दिया, और वैसे कि वो सिंध रिवर जो है वो दूसरा है और ये सिंधु रिवर दूसरा है। तो मुझे ये लगता है कि इन्होंने, ये अंग्रेजों की शरारत होगी कि ये जगहों के नाम ऐसे किए हों। इस पर कोई टाइम मिला तो कभी रिसर्च करेंगे कि ये वहाँ पर ये सिंध रिवर नाम क्यों है और लाड़ क्यों है उस इलाके का, जो वो छोटा सा वो जो दरिया है। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने ही वहाँ पर बलूचिस्तान में, साउथ बलूचिस्तान में चीज़ें कुछ दरियाफ्त की हैं। तो इनकी मेरे ख्याल से सुपरविजन में एक चीज़ दरियाफ्त हुई थी बलूचिस्तान में, वो उसका नाम था गबरबंद। ये डैम थे, एंशिएंट डैम थे। उन डैम्स की वहाँ पर मौजूदगी बड़ी अजीब है क्योंकि वहाँ पर तो पानी के रिसोर्सेज नहीं है। तो वो डैम्स वहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये गबरबंद जो डैम्स हैं ये बहुत ही एंशिएंट डैम्स हैं, और ये भी बताते हैं कि ये उन लोगों ने ये बनाए होंगे और इस वजह से कि वहां पर पानी होगा उस टाइम पर, तभी उन्होंने डैम्स बनाए। वैसे डैम कैसे बनाएंगे? तो ये गबरबंद डैम्स भी इन लोगों ने डिस्कवर किए थे। हंगरी ब्रिटिश टीम्स जो थी, इनकी बहुत ज्यादा अचीवमेंट्स हैं, उनमें से ये भी हैं जो इन्होंने साउथ बलूचिस्तान में काम किया। जॉन मार्शल हैं, उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट में जो बताया कि उन्होंने कहा है कि जो आर्कटिक से स्टॉर्म्स का साइकिल बनता था, वो साइकिल आता था यहाँ पर अटलांटिक ओशन में और यहाँ से ये जिप करके जाता था। जिस तरह से आज उन्होंने कहा है कि यूरोप में है, लेकिन पहले कहते थे कि यहाँ पर आता था, यहाँ पर आकर जो हमारे अफ्रीका का रीजन है, इस अफ्रीका के रीजन में आता था और यहाँ पर कंडीशंस वैसी थी जिस तरह से आज के सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और ये सेंट्रल, बहुत ही डैम्प, ग्रीन, फॉरेस्ट, इस तरह की कंडीशंस। कह रहे थे कि सबसे ज्यादा ये इधर और ये मेडिटेरियन में यहाँ पर ये कंडीशंस होंगी। जो आज यूरोप की कंडीशंस हैं वो उस टाइम पर यहाँ पर जो बड़ा यहाँ पर सहरा है, सहारा डेजर्ट है, वो ग्रीन था और बिल्कुल लश था, वहाँ पर बड़ी ग्रीनरी थी, वहाँ की ये सिचुएशन होगी। और उन्होंने कहा था कि अगर इस तरह से था तो यकीनन यहाँ पर जो अरेबिया है और यहाँ पर ईरान है और बलूचिस्तान और सिंध है, कह रहे थे कि इस इलाके में उस किस्म की तो नहीं जिस किस्म की वो यूरोपियन कंडीशंस हैं, अल्पाइन कंडीशंस हैं, लेकिन एज अ रिएक्शन बारिशें ज्यादा होंगी। बारिशें यहाँ पर इस रीजन में आज से बहुत ज्यादा होंगी, और वही उनकी जो 20 इंचेस वाली जो थ्योरी है, जो आज सवात में और नॉर्दर्न एरियाज में जितनी बारिशें होती हैं, कह रहे हैं उतनी बारिशें यहाँ पर होती होंगी। मेरे हिसाब से ये इनका एनालिसिस सही है, लेकिन इसमें टाइम स्पेन का फर्क है, क्योंकि इन्होंने जो टाइम स्केल का अंदाजा लगाया है 4th मिलेनियम BC की बात कर रहे हैं, और ये जो अपना बता रहे हैं 50,000 साल पहले की बात हो रही है। ये जो अटलांटिक वाला है, तब ये सहारा ग्रीन होता था 40,000 साल पहले। चले आप मैक्सिमम कर दें, लास्ट आइस एज तक आप 15,000 साल कर दें, लेकिन कुछ भी हो जाए 4th मिलेनियम BC तक तो ये बात नहीं पहुंचती। फिर भी एनालिसिस एक्यूरेट है, टाइम स्पेन पर थोड़ा कंफ्यूजन है। हमारी स्टडी में वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर लॉक कर रहे हैं तो उससे पहले की कंडीशंस का भी हमें थोड़ा अंदाजा होना चाहिए कि क्या था। ये हमने क्लाइमेटिक कंडीशंस के बारे में बात की। जब हम रिवर सिचुएशन पर आएंगे तो हमें ये बात ध्यान में रखना है कि अगर क्लाइमेट चेंज था किसी भी रीजन की वजह से, तो रिवर सिचुएशंस और वाटर रिसोर्सेज पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अब जो रिपोर्ट्स बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा से बहुत कम होता जा रहा था जो उनके क्लाइमेटिक कंडीशंस थी, जो डैम्प कंडीशंस थी पानी की, फॉरेस्ट की, तो उस हिसाब से रिवर सिचुएशन भी अब चेंज होगी। हिमालयन रिवर्स कहते हैं, जिस तरह इंदस एक हिमालयन रिवर्स है, हिमालय से फेड होकर भर के आता है, और उस किस्म के हिमालयन रिवर दूसरे भी होंगे। इंदस जितना पावरफुल रिवर है, वैसे दूसरे भी रिवर्स पावरफुल काफ़ी होंगे, मेजर रिवर्स और भी होंगे। तो फिर उससे वो कम होते होते अभी ये हमारा करंट जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से रिवर सिचुएशन है। तो अभी हम रिवर सिचुएशंस पर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। अब
जब हम प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ रिवर्स पर आते हैं तो उसमें एक तो ओरिजिन ऑफ द रिवर सिस्टम्स की हम बात करेंगे, दूसरा रिवर सिस्टम इटसेल्फ की हम बात करेंगे। ओरिजिन्स पर आते हैं तो ये हमारे पास एक मैप है। ये मैप मुझे बहुत ही पसंद है। ये एरियल लिंग्विस्टिक फीचर्स ऑफ साउथ एशिया को शो करता है, जो कि अभी हमारा टॉपिक नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हमारा ये टॉपिक रहेगा। इसमें मोस्टली जब आर्यंस की और इंडो ईरानियन आर्यंस और ड्रेविडियंस और इन लोगों की जब हम बात करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के फोर फादर्स कौन थे, तब ये मैप और इस मैप से हम बातें और मज़ीद बताएंगे। लेकिन अभी इस मैप में बस ये मुझे थोड़ा बताना था कि हम यहाँ पर इस मैप को अगर हम देखते हैं तो ये हिमालयाज़ हैं। हिमालयाज से ये एक रीजन है, इस रीजन को कहते हैं कि नगारी प्रीफेक्चर। यहाँ पर एक लेक है मने सरोवर और एक दूसरी लेक है राक्षसस्थल। ये लेक मने सरोवर बहुत ही 3-4 मजहबों की सेक्रेड लेक है, हिंदुइज्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म। और माउंट कैलाश इस लेक के सामने से नज़र आता है। माउंट कैलाश भी बहुत ही सेक्रेड माउंटेन है। अब यहाँ से बहुत सारे रिवर्स निकलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक करनाली निकलता है जो कि मेजर ट्रिब्यूटरी है गंगा के रिवर की, और ये मतलब आप साउथ कर लें। और यहाँ ईस्ट से ब्रह्मपुत्रा जो दरिया है, वैसे तो इंडिया के सारे दरियाओं के नाम मोस्टली फेमिनिन नाम है, लेकिन ये ब्रह्मपुत्रा मेल नाम है। ये बहुत बड़ा दरिया है। फिर ये बांग्लादेश में इसमें गंगा भी आके हिट होता है। इसके अलावा सतलज भी वेस्ट से यहाँ से इमर्ज होता है। और ऊपर से इसके नॉर्थ ईस्ट कह लें थोड़ा माउंट कैलाश के, और माउंट कैलाश से भी इसको पानी मिलता है। इस जगह से इंदस रिवर इमर्ज होता है माउंट कैलाश के ऊपर नॉर्थ ईस्ट से। और ये 2 स्ट्रीम्स हैं, एक संगे जेंगबू, दूसरी है गार जेंगबू, लेकिन मोस्टली संगे जेंगबू ही कहते हैं, मतलब शेर दरिया। इसके दूसरे भी नाम है, संगे खबाब भी है, तकरीबन नाम ऐसे ही है, शेर दरिया, लॉयंस माउथ, इस तरह से। यहाँ से ये शेर दरिया चाइना में, तिब्बत में इसको शेर दरिया बोलते हैं। ये इंदस रिवर ही है। फिर ये लद्दाख में इंटर होता है। ली एक टाउन है इंडिया का वहाँ पर, और उसके बाद ये जहाँ पर ये नंगा पर्वत है वहाँ से शार्प लेफ्ट टर्न करता है और जाके अरेबियन सी इंडियन ओशन में जाके हिट करता है। नंगा पर्वत लास्ट माउंटेन है हिमालयाज का, मेजर माउंटेन, जहाँ पर आकर हिमालयाज खत्म होते हैं। हिमालयाज का जो वेस्टर्न एंड है, एंकर जो है, वो नंगा पर्वत है। ये मैंने लेक मने सरोवर से ऊपर माउंट कैलाश है, यहाँ से मैंने खुद ही गूगल अर्थ से ट्रेस करने की कोशिश की कि ये इंदस रिवर संगे जेंगबू, जिसको वहाँ पर तिब्बत में कहते हैं, कौन सी उसकी मोस्ट डिस्टेंट सोर्स कौन सी है। माउंट कैलाश यहाँ पर है, इसके ऊपर नॉर्थ ईस्ट ये सोर्सेस आती हैं और इस किस्म के पंजे की किस्म से ये आकर यहाँ से बर्फ से पानी लेती हैं और यहाँ से इंदस रिवर का आगाज होता है। एग्जैक्ट सोर्स मुझे नहीं मिल सकी, लेकिन होगी, यहीं कहीं होगी, और मेरे ख्याल से ये वाली सोर्स शायद हो सकती है लॉन्गेस्ट सोर्स। उसके बाद इंदस रिवर यहाँ से निकलता है ऊपर, ये चिलास है, फिर यहाँ से ये नीचे जाता है तरबेला डैम पर। जहाँ से जैसे इंदस रिवर बहता है तो इसके इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको राइट बैंक बोलते हैं, इसको लेफ्ट बैंक बोलते हैं। यहाँ से अगर कोई दरिया आके मिलते हैं तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगे, यहाँ से कोई मिलते हैं तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। ये हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन है लेक मने सरोवर और माउंट कैलाश। यहाँ से इंदस रिवर आ रहा है, ये संगे जेंगबू, गार जेंगबू यहाँ से आता है। ये ज़ंस्कर इंडियन कंट्रोल रीजन में ज़ंस्कर बड़ी ट्रिब्यूटरी है, पहली मेजर ट्रिब्यूटरी, यहाँ पर आके इसको टच करती है। यहाँ से ये श्योक रिवर है, श्योक की कुछ ब्रांचेस हैं जैसे नुब्रा, गलवान, और ये आकर यहाँ पर स्कर्दू के पास ये शिगार है, ये इसमें आता है। यहाँ पर नंगा पर्वत के पास गिलगित रिवर, गिलगित में जाकर हुंजा रिवर गिलगित से आता है। फिर ये गिलगित रिवर नीचे आता है, यहाँ पर काबुल रिवर है, काबुल रिवर में सवात रिवर ऐड होता है, कुनर रिवर ऐड होता है। फिर नीचे कुरम एजेंसी है, अभी केपीके का पार्ट हो गया है। फिर ये बलूचिस्तान के गोमल और जोब दरिया तोची भी एक है, और इसके बाद फिर ये छोटे विवोहा और संघार, ये कुछ नाले हैं बलूचिस्तान से ये वेस्ट में आके। ये वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज ऊपर वाली हैं और ये ईस्टर्न
लेकिन वेस्ट ईस्टर्निक हम इसको कहेंगे कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऊपर वाली हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज नीचे वाली हैं। लेफ्ट बैंक में ज़ंस्कार ये पहला है और उसके बाद ये पंजाब के रिवर हैं, झेलम आ गया, चेनाब आ गया, रावी आ गया। रावी अलग से आके इंटर होता है, चेनाब और झेलम एक साथ आते हैं। फिर ये सतलज अलग से इंटर होता है, इंडियन साइड में ब्यास सतलज में ऐड होता है और ये इंदस रिवर से आके मिलते हैं। इस इलाके को पंजनद बोलते हैं। पंजनद 5 दरिया आके इंदस में मिलते हैं। इस वक्त मेजर ट्रिब्यूटरी जो लेफ़्ट बैंक की है वो चेनाब है। चेनाब में झेलम भी आके मिलता है, फिर रावी भी आके मिलता है और ये इकट्ठे 3 दरिया आकर मिलते हैं। जब ये सतलज आता है इनमें मिलता है। एंशंट पास्ट में वैसे अभी भी जो लेंथ वाइज सतलज सबसे बड़ा है ट्रिब्यूटरी इंदस रिवर की, और वहीं से ओरिजिनेट हो रहा है। ऊपर से नॉर्थ में इंडस हो रहा है, नीचे से यहाँ पर लेक मने सरोवर के वेस्ट से सतलज इमर्ज हो रहा है। वाटर फ्लो के हिसाब से ये अभी चेनाब बड़ा है और सतलज, ब्यास और रावी ये इंडिया को इंदस ट्रीटी में मिले हैं और पाकिस्तान में तो सतलज का वो शान नहीं रही जब ये इंटर होता है। उसके बाद पास्ट सिचुएशन ऑफ इंदस रिवर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें मेजर रावर्टी इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश स्कॉलर्स ने मुगल दौर के वो ऑफिसर्स थे उनको बोला कि भाई आप बताओ कि क्या सोर्सेज हैं, हमें ट्रांसलेट करके दो, जल्दी करके दो बताओ। और फिर ये उनको ट्रेजर्स हाथ आए। एन अकबरी एक किताब है, एन अकबरी हो गई, और फिर ये कजिन्स इन्होंने फिर ये एंटिक्विटीज़ ऑफ सिंध इनके रिसोर्सेज हैं इन्होंने यहाँ से। और एक और भी रिसोर्स था जो बखर वालों का जो था, मैंने पहले आपको शायद इस वीडियो में बताया था। उन्होंने ये देखा कि ये एक आराइश महफिल से और मीर मासूम ऑफ बखर इनके सोर्सेज थे। एन अकबरी हो गया, एंटिक्विटीज़ ऑफ सिंध हो गया, और उन्होंने बड़े इनको देखा और उन्होंने कहा कि 712 एडी में यहाँ पर एक जो दरिया था उस दरिया का नाम उन्होंने मेहरान कहा है। इन्होंने लोकल लोगों से भी बात की और इन्होंने वो कदीम दरिया के चैनल्स भी देखे तो इन्होंने कहा कि भाई ये तो मेहरान था, और गगर हकरा का जो पुराना चैनल था और नारा कैनाल भी उसमें इंक्लूडेड था। तो उन्होंने कहा भाई ये तो मेहरान था और एक ज़माने में ये भी इंदस रिवर के साथ साथ बहता था। इसको सरस्वती रिवर भी बोलते हैं, इसको मेहरान भी बोलते हैं, और गगर हकरा तो अभी इसको कहना शुरू किया है। लेकिन उन्होंने कोशिश की थी कि इसको द ग्रेट मेहरान का नाम दिया जाए, लेकिन ये इतना कामयाब नहीं हुआ। इंडियन स्कॉलर्स ने थोड़ा बहुत सरस्वती रिवर कहना शुरू किया, लेकिन उस पर भी इख्तलाफ है कि सरस्वती वो है या नहीं है। गगर हकरा अभी तक चल रहा है नाम, और मेरे हिसाब से ये इन्होंने मेहरान सही नाम दिया है। इस नाम सही देने की वजह यह है कि एक तो मुगल पीरियड के टाइम्स में किताबों में भी ये नाम था, अरब भी बताते हैं कि एक दूसरा दरिया भी था। दूसरा ये कि मेहरान नाम हो सकता है क्योंकि अगर हम देखें कि जो मिजाज है यहाँ के लोगों का वो ये है कि एक चीज़ जब ख़त्म हो जाती है तो दूसरी चीज़ को उसका नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि ठट्टा एक लोअर सिंध का एक शहर है, उजड़ता है फिर बनता है फिर उजड़ता है, वो लोकेशन चेंज होती रहती है बेस्ड ऑन रिवर कंडीशन, व्हाटएवर रिवर की डायरेक्शन। शहर वो होता है, नाम सेम होता है, नाम सेम है, लोकेशन चेंज हो रही है। हैदराबाद का भी देखें, नेरून कोट, नाम सेम है, लोकेशन थोड़ी बहुत चेंज हो रही है। ब्रह्मनाबाद और अरोड़ रोड़ी नाम सेम है, लोकेशन चेंज हो रही है। ये स्कॉलर्स को इनिशियली आर्कियोलॉजिस्ट को बड़ा इरिटेट करती है बात कि भाई क्या है, बम्बोर कहीं पर है, ठट्टा कहीं पर है, नेरून कहाँ, ब्राह्मणाबाद कहाँ, अरोड़ कहाँ, अरोड़ी कहाँ, लोग दे देते हैं नाम। और ये एंसेस्ट्री में भी चला आ रहा है कि अभी दादा जान की वफात नहीं हुई और दादा का नाम बच्चे को दे दिया, बच्चा भी अब्दुल करीम तो दादा भी अब्दुल करीम, नाना भी अब्दुल करीम। लेकिन हाँ, ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये फौतगी हो जाए एल्डर की, उसके बाद नाम रखो। अगर वो जिंदा है तो हम हमारे फैमिली में जिंदा उसका नाम नहीं रखते, वो फोत हो जाते हैं तो एंसेस्टर का नाम हम बच्चे के ऊपर नाम रख देते हैं। ये तो यहाँ का रिवाज है और इस रिवाज के हिसाब से यकीनन मेहरान, अभी मेहरान का नाम दरिया सिंध को दे दिया है, सिंध को मेहरान बोलते हैं। तो हो सकता है कि जो वो दरिया बहता हो जो अभी मॉडर्न नारा कैनाल है उमरकोट और यहाँ से जो बह रहा है वो मेहरान हो, जो रफली अब नारा कैनाल से आ रहा है, नारा को अभी इंडस का पानी मिल रहा है तो वो मेहरान हो सकता है, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी है।
इनकरेक्ट इनका प्रेडिक्शन इस हिसाब से हो सकती है क्योंकि इस पार्ट में हो सकती है कि ये लार्ज पैलियो चैनल जो था उसको उन्होंने गगर हकरा से कंफ्यूज किया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो मेहरान था ना उस दौर में वो इंदस से भी बड़ा पावरफुल दरिया था। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, पंजाब के सारे दरिया मेहरान में थे, इंदस बेचारा आराम से ठंडा ठंडा होकर बहता था और ये मेहरान बड़ा पावरफुल होता था और इसमें फ्लड आते थे और ये आके बहता था। इसका मिजाज ज़्यादा गर्म था। ये कंफ्यूजिंग बात इसलिए है क्योंकि जो एक लार्ज पैलियो चैनल है उसको हम आगे पढ़ेंगे तो वो जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है कि एक ज़माने में सतलज दरिया जो था वो एक बहुत बड़ा हिमालयन रिवर था, इतना ही बड़ा जितना इंदस रिवर था। गगर हाकरा ये हमेशा से एक छोटा दरिया रहा है। ये हमारे पास एक सैटेलाइट इमेज है नासा की। इसमें ये बताया गया है कि ये जो एंशिएंट रूइंस हैं ये एक ड्राई अप रिवर चैनल पर आते हैं और ये है गगर हाकरा का दरिया जो कि सतलज नहीं है, सतलज तो ये है, ठीक है। जॉन मार्शल ने कहा कि ये उस जमाने में बहुत बड़ा था, इस पर सेटलमेंट्स थी। साइंस ये कह रही है कि ये दरिया बड़ा नहीं होगा, बड़ा फिर सतलज ही होगा और सतलज ने अपनी डायरेक्शन चेंज की होंगी, एक हिमालयन रिवर होगा बहुत बड़ा। ये रिसर्च जो बता रही है वो ये हिमालयन रिवर की एक बहुत ही अच्छी आजकल चल रहा है ये रिसर्च पेपर। इवन विकिपीडिया में भी इंफॉर्मेशन में इसी रिसर्च पेपर का हवाला दिया जाता है। जो सतलज रिवर है ये एक दौर में बहुत बड़ा हिमालयन रिवर था और ये तकरीबन 15,000 से 8,000 साल पहले ये ख़त्म हो गया और इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली और उसके बाद इसने रीरूट कर लिया। और ये सतलज का आप देखें ये पैलियो चैनल इसको बोलते हैं। पैलियो चैनल मतलब पुराने दौर में कहाँ से ये दरिया बहता था और ये गगर हाकरा का छोटा सा ये चैनल है और ये सतलज की सेम सोर्स ही है। सतलज का पानी इसमें आता होगा तो ये भी भरा हुआ होगा। ये मानसून, अभी ये है मानसून रिवर, पहले ये था हिमालयन रिवर। तो ये सतलज का पानी इसको सारा साल देता था और ये आकर इधर बहता था और ये गगर हाकरा था और ये सतलज था। 15,000 साल पहले, 8,000 साल पहले इसने चेंज किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सूखता गया और ये मानसून रिवर हो गया। जब 4th मिलेनियम इंदस सेटलमेंट्स जब हो रही थी तो ये मानसून रिवर ही था, लेकिन इसमें पानी बहरहाल आता था लेकिन क्वांटिटी कम थी। सतलज ने भी जब चेंज कर दिया डायरेक्शन तो ये भी, इसका भी फ्लो, पहले ये जो दूसरे दरिया थे ये इसमें आके मिलते थे लेकिन फिर सतलज से ये दरिया भी हट गए और ये अलग हो गया और ये उस हिसाब से यहाँ पर स्टेबिलिटी आ गई गगर हाकरा में और ये एंशिएंट सेटलमेंट्स यहाँ पर बननी शुरू हो गई थी थर डेजर्ट के एडजॉइनिंग एरियाज में। इसके हिसाब से गगर हाकरा रिवर मर रहा था, डाइंग कंडीशन में था, तब ये सेटलमेंट्स यहाँ पर हुई थी। 4th मिलेनियम BC इंडस वैली सिविलाइजेशन तब हुई थी जब ये हाकरा खत्म हो रहा था, लेकिन स्टेबल था। स्टेबल इस वजह से था कि मॉनसून की रेन्स आती थी और इनफ वाटर था और ये आराम से चैनलाइज करते थे और स्टेबिलिटी थी। इनको पता था हम डूबेंगे नहीं, हम निकल जाएंगे, यहाँ से आ जाएंगे। और दूसरा, इन्होंने अब इस पर कुछ एविडेंस भी है क्योंकि अब ये जॉन मार्शल वालों के तो पुराना हो गया ना साइंस, अभी नई साइंस के हिसाब से में ये एविडेंस है कि एंशिएंट सेटलमेंट्स जो हैं वो इस लार्ज पैलियो चैनल जो सतलज का है उसके ऊपर सेटलमेंट्स भी हैं। तो उसके ऊपर क्यों होंगी सेटलमेंट्स? अगर फॉर एग्जांपल एंशिएंट सेटलमेंट्स उसके एक बड़े हिमालयन रिवर के पुराने बेड के ऊपर हैं, इसका मतलब यह है कि उस टाइम पर तो वहाँ पर नहीं थी ना वो, मतलब कोई आइलैंड में तो नहीं थे वो एक बहुत बड़ा दरिया था, वो तो नहीं हो सकता था उनका सर्वाइवल। तो ये एक एविडेंस है कि वो इस डाइंग गगर हाकरा के पास थे। दूसरा एविडेंस ये है कि ये मॉनसून फेड रिवर था, स्टेबल था और लार्ज हिमालयन रिवर अगर सतलज वाला होता पुराने दौर का तो वो स्टेबल नहीं होता और सेटलमेंट्स नहीं होती। अब मैंने आपको मैप से बताना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास गगर हाकरा का दरिया है, ये यहाँ से आ रहा है और ये आकर ये बह रहा है और ये सतलज अलग हो गया इससे, ठीक है। ये एक जमाने पर आप कह लें 50,000 साल से 15,000 साल कह लें ये इंदस रिवर के मुकाबले का था और ये बहता था और इसी सेम रूट से बहता था। गगर हाकरा भी इसमें ऐड होता था और इसके यहाँ से सोर्सेज में भी गगर हाकरा को इसका पानी मिलता था, ये आता था। फिर ये 8,000 साल पहले ये दरिया खत्म हो गया और ये हिमालयन रिवर बड़ा नहीं होगा, इसने इंदस ने इनको कैप्चर कर लिया, ट्रिब्यूटरीज को इंदस रिवर ने। अब गगर हाकरा में भी आहिस्ता आहिस्ता करके इसने अपना इन्फ्लुएंस खत्म कर दिया और ये भी एक मानसून फेड रिवर हो गया और इसकी डाइंग कंडीशंस जब थी तब ये यहाँ पर इंडस सेटलमेंट्स आबाद हुई थी, ना कि इसके जो कहते थे इतना पावरफुल था जितना इंदस था, वो सिचुएशन नहीं होगी।
अभी तक हमें अंदाजा हो गया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर एक गगर हाकरा का दरिया था जो कि मेहरान उसको हम कह सकते हैं, लेकिन ग्रेट मेहरान मेरे ख्याल से वही सतलज की ट्रिब्यूटरी होगी। इस टाइम पर ये गगर हाकरा का दरिया अपने डाइंग कंडीशंस में था और मॉनसून फेड रिवर हो गया, लेकिन स्टेबल था तो सेटलमेंट्स आबाद हो सकती थी। और इस किस्म की रिवर सिचुएशन थी, एक इंडस रिवर बहता था, एक गगर हाकरा बहता था। गगर हाकरा कम इंटेंसिटी से बहता था, इंडस रिवर मेजर हिमालयन रिवर था और ये उसकी कंडीशंस थी। अब मैं आपको थोड़ी बोनस इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ। गगर हाकरा का पाथ थोड़ा डिस्कस करेंगे, इंडस रिवर के मल्टीपल पाथ्स थोड़ा देखेंगे और पॉसिबल लोकेशन ऑफ एंशंट रूइंस देखेंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुई, और पॉसिबल लोकेशन ऑफ अ लार्ज अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स देखेंगे कि जो इन ओल्ड रिवर बेड्स के पास होगी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के पानी की भी ज़रूरत है, गर्मियाँ भी बढ़ जाएंगी। अभी जो पाकिस्तान मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट बता रही थी तो उस हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो ये बिल्कुल सिंपल गूगल अर्थ से भी आप देखेंगे तो सेटेलाइट व्यू से आपको ज़रूरी नहीं है आप हाई क्लास नासा की सेटेलाइट्स देखें, नासा की सेटेलाइट्स भी हम थोड़ी बहुत देखेंगे, लेकिन इसको अगर हम देखते हैं तो ये एक कॉर्नर है, यहाँ से ये यहाँ तक आकर ये फोर्ट अब्बास तक भी नहीं पहुँचता, यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है। फोर्ट अब्बास भी एंशिएंट लोकेशन पर था पंजाब का। तो ये एक दौर में गगर हाकरा का रिवर था और ये पूरा बहता था और ये इस डेजर्ट को भी कट करता था। और सतलज एक तो इसकी वहाँ पर सोर्स, यहाँ से सतलज का पानी भी इसको मिलता था, दूसरा यहाँ पर देखें ये सतलज ऐसे बहता है तो ये जो इलाका है यहाँ से भी इसको सतलज का पानी इसको थोड़ा बहुत मिलता होगा। यहाँ से ये फिर इस तरह से नीचे जाता था गगर हाकरा का रिवर 4000 साल पहले इंडस वैली के टाइम पर, और ये इस पाथ में डेजर्ट के पाथ में आकर चल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये भी कुछ इलाके हैं जहाँ पर पॉसिबल लोकेशन हो सकती है अपर सिंध से लोअर सिंध और ये डेजर्ट के एरियाज में जहाँ पर रेत में कुछ रूइंस हमारे धस गए हों और मिल सकते हैं। इस जगह पर एंशिएंट रूइंस मिल सकते हैं और ये एंशिएंट पाथ है रिवर बेड का। उसके अलावा अगर सिंध पर आते हैं तो यहाँ से ये इंडस रिवर तो बह रहा है, ये हमें पता है, लेकिन इंडस रिवर के पास अब ये एक लोकेशन है, ये जो हमारे पास हमल लेक है बलूचिस्तान और सिंध। हमल लेक में भी इंडस रिवर का एक चैनल पहले आता होगा, वो बहता होगा और यहाँ से ये मंचर, और यहाँ पर आकर कुछ कहते हैं कि सेवन से, कुछ कहते हैं कि ये हैदराबाद और यहाँ पर ये जो मटियारी हाला का इलाका हो गया, यहाँ से ये दरिया, यहाँ से एक ये चैनल इंडस रिवर का और इंडस रिवर यहाँ से दूसरा चैनल बनाता था। मैप में भी अगर आप देखते हैं तो ये एक डार्क स्पॉट नज़र आता है, टंडवाला यार, गुलाम अली, तलहार, बदीन, ये एक डार्क स्पॉट नज़र आता है और ये नारेरी लेक में इंटर होता हुआ नज़र आता है। और ये दूसरा है शकूर लेक, यहाँ पर ये गगर हाकरा का आकर गिरता होगा और यहाँ पर एक इंडस का चैनल आके गिरता होगा और दूसरा इंडस का चैनल यहाँ से आकर हिट करता होगा इस पाथ में, और ये पाथ बहुत ही ग्रीन है। नॉर्मल सैटेलाइट बता रही है कि जो डार्क रीजन है, और लेक इसकी एक्स्ट्रा एविडेंस होगी, लेक नारेरी और ये शकूर लेक। तो उसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट थी उसमें ये फ्लड का भी बताया गया था कि ये फ्लड जोन प्रोन एरिया है। आप ये समझ लें कि जहाँ पर फ्लड आता है ना, पुराना रिवर का चैनल वहाँ पर ही था, और फ्लड अगर यहाँ पर ये आ रहे हैं इस रीजन में तो यहाँ पर भी थे, यहाँ पर भी थे। यहाँ से आप छोटे छोटे फ्लड्स की एरिया देख रहे हैं, यहाँ से ऐसे एंटर हो रहा है ऐसे, तो यहाँ पर भी थे। तो यही ओल्ड रिवर के पाथ होंगे। इम्पॉर्टेंट ये है कि पुराने अगर जो रिवर हैं हमारे जो ड्राई अप हो गए हैं, उनके नीचे पानी के रिवर अभी भी होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर हमें अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर रिसोर्स मिल जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। पानी की कमी है तो हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कहते हैं कि एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स होगा, क्योंकि पहले तो हिमालयन रिवर्स आते थे ना, ये इंटेंसिटी से आकर बहते थे, तो वो डिस्कवरी की भी बहुत ज़रूरत है और उस पानी को एक्सट्रैक्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है। उसके बाद हम ये बुद्धिस्ट किंगडम की एक मैप है, और वैसे ये मैप तो आप कह लेंगे 500 AD का होगा, लेकिन 300 BC को भी, 500 BC पर्शियन और ग्रीक एरिया को भी हम इसमें राउंड अबाउट ऐड कर लें तो ये रिवर्स यहाँ पर भी दिखा रहे हैं। वैसे इंडस रिवर का एक चैनल, इंडस रिवर का दूसरा चैनल, और ये एक दूसरा गगर हाकरा का दरिया इसमें वैसे है, लेकिन उन्होंने इम्पोर्टेंट नहीं समझा होगा क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये भी चैनल चला जाएगा, ये भी चैनल चला जाएगा, और फिर हम ढूंढते रह जाएंगे कि कौन से चैनल पहले थे। वैसे ये इनके मैप में नज़र तो आ रहे हैं।
ये एक बहुत पुराना मैप है, अरबू ने बनाया था, और इस मैप में भी हम देख सकते हैं कि नीचे आकर ये टूट रहा है 2 हिस्सों में। एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन वो जो नॉर्मल सैटेलाइट व्यू से भी नज़र आ रहा है कि यहाँ तो वो लोकेशन हाला और मटियारी वाली होगी, और यहाँ तो फिर वो लोकेशन 7 से होगी। तो इतना ही आज के लिए, हम वीडियो को एंड कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें हमने देखा कि क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या थी, प्रेजेंट से हम गए पास्ट पर आए। इसके अलावा हमने रिवर सिचुएशंस और रिवर सिस्टम की सिचुएशन जो इंडस वैली के हिसाब से देखी, प्रेजेंट में भी देखी, इंडस वैली के टाइम में भी देखी, और उसके पहले भी हमने अंदाज़ा लगाया कि क्या होगी। तो ये आज की वीडियो थी। अगली बार आपके खिदमत में फिर पेश होंगे, इंडस वैली को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।